Assalamu alaikum students. I am Aurangzeb and I teach in Morning Dew Grammar High School. Class 6 पेज नंबर 5 नेक्स्ट लेक्चर है आपका। इसमें हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। सेल्स के जो डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब ये पार्ट्स के नेम्स तो आपने पढ़ लिए होंगे एनिमल सेल्स में। अब एनिमल सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। सबसे पहले क्या दिया गया, एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम। अब इसका क्या काम है? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ चैनल्स इन द सेल। ये सेल में एक नेटवर्क होता है चैनल्स का। द मूवमेंट ऑफ सेल मटेरियल्स टेक प्लेस थ्रू इट। जो भी मूवमेंट होती है सेल्स के मटेरियल्स की वो इसके थ्रू यानी इसके ज़रिए होती है। उसके बाद आ जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल, ग्रीन सब्सटेंस। ये ग्रीन कलर का एक मादा होता है विच हेल्प इन फोटोसेंथिसिस, जो कि फोटोसेंथिसिस में मदद देता है। अब फोटोसेंथिसिस में क्या होता है? प्लांट्स जो होते हैं, अब प्लांट्स किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। अब जो ग्रीन सब्सटेंस इसमें मौजूद होता है उसका काम होता है फोटोसेंथिसिस करना। अब हम पीछे पढ़ चुके हैं कि फोटोसेंथिसिस क्या होता है। जब प्लांट्स अपने लिए फूड बनाते हैं तो वो फोटोसेंथिसिस का अमल करते हैं। फोटोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं? सनलाइट, उसके बाद एयर। एयर से क्या करते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। उसके बाद क्या चीज़ अहम होती है? वाटर। अब वो फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं ये, और अपने लिए फूड तैयार करते हैं जिसका नाम होता है ग्लूकोज। अब उसके बाद आते हैं वैक्यूल की तरफ। अब वैक्यूल क्या होता है? अब वैक्यूल की शेप भी आप देख सकते हैं। दीज स्टोर वेस्ट मटेरियल्स। ये वेस्ट मटेरियल जो फासिक मादा होते हैं उनको अपने अंदर स्टोर करता है। वाटर को स्टोर करता है, एयर को करता है, एंड फूड पार्टिकल्स और खुराक के जो ज़रात होते हैं उनको स्टोर करता है। उसके बाद आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इसकी शेप आप देख सकते हैं। दीज आर द सेल पार्ट्स। ये सेल्स पार्ट्स होते हैं दैट प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, जो कि सेल्स को एनर्जी फ्राहम करते हैं। जिस तरह हम खुराक खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। अगर हम खाना वगैरह ना खाएं कुछ दिनों तक तो हम बिल्कुल स्लो हो जाएंगे क्योंकि हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हम कमज़ोर हो जाएंगे। इसी तरह जो सेल्स होते हैं उनको भी एनर्जी की ज़रूरत है। जैसे गाड़ी को फ्यूल की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारे जो सेल्स होते हैं उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो आसानी से काम कर सकें। अब नेक्स्ट है गोल्गी बॉडीज़। अब इसमें क्या होता है? दीज एक्ट एज स्टोर हाउस टू स्टोर सब्सटेंसेस। अब इसका काम क्या होता है? जैसे आपके घर में स्टोर रूम बना होता है जिसमें तमाम चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उसमें रखी होती हैं। इसी तरह ये भी एक तरह का स्टोर रूम होता है। किसका? सेल का। और जो भी चीज़ें सेल ने स्टोर करनी होती हैं वो इसमें की जाती हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रियोल्स की तरफ। अब सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल्स में होते हैं। सेंट्रियोल्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। ये सेल्स की डिवीजन मतलब सेल्स को तकसीम करने में अहम किरदार अदा करता है। प्लांट सेल लेक दीज स्ट्रक्चर्स। अब जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें इन स्ट्रक्चर्स की, इन ढांचों की कमी होती है। उनमें ये मौजूद नहीं होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो एक सेल पर मुश्तमिल हों। यूनी का मतलब होता है वन, मीन्स एक सेल पर मुश्तमिल जानदार क्या होंगे? यूनिसेलुलर। और मल्टीसेलुलर जो मोर देन वन सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। मल्टी से आप
सोच सकते हैं कि मल्टी सेलुलर का क्या मतलब होगा, मोर देन वन सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अब सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल। कुछ जो जानदार होते हैं वो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। एंड सम मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। अब कुछ जो जानदार होते हैं एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जानदार जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर, यानी एक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इनमें क्या आता है, इनमें बैक्टीरिया आ जाता है, क्लेमिडोमोनास आ जाता है, अमीबा आ जाता है एंड पैरामीशियम आ जाता है। आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होते हैं, तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे कि आपने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा है पीछे, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। अब ये शेप दिखाएगी बैक्टीरिया किस शेप का होता है। उसके बाद क्लेमिडोमोनास किस शेप का होता है, उसके बाद अमीबा किस शेप का होता है, और पैरामीशियम किस शेप का होता है। अब ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आपको जब आप स्कूल आएंगे हम आपको लैब में भी दिखाएंगे ये किस तरह किस टाइप की चीज़ें होती हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स। अब ऐसे जानदार जो एक सेल से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, मोर देन वन सेल से बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट एंड एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब ज़्यादातर जो होते हैं मल्टी सेलुलर, इन्हें हम आम आंख से देख सकते हैं, जबकि जो यूनिसेलुलर होते हैं इन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, क्योंकि ये एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं और सेल्स आपको पता है बहुत छोटे होते हैं जिनको आम आंख से नहीं देखा जा सकता। उनको देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है बटरफ्लाई, कको, वाइन और प्लांट्स आ जाते हैं। और इंसान जो हैं वो भी इन्हीं में आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब आगे चलते हैं, सेल फॉर्म टिश्यूज़। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सबसे पहले क्या होता है, सेल होता है। सेल के बाद क्या बनता है, टिश्यू बनता है। अब टिश्यू के बाद जब बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। और ऑर्गन जब मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनता है। ये बात आपने याद रखनी है। सबसे पहले क्या बनता है, सेल, सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गेनिजम्स बनता है। जब ज़्यादा सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गेनिजम्स बनता है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं सेल फ्रॉम टिश्यू। सेल किस तरह टिश्यू बनाते हैं। अब हमें ये भी पता होना चाहिए सेल्स किस तरह टिश्यू बनाते हैं। A group of same cells performing same function is called a tissue। अब टिश्यू में ये होगा कि ऐसे सेल्स को इकट्ठा किया जाएगा जो एक ही तरह के फंक्शन, मतलब एक ही तरह के काम करते हों। ये नहीं हो सकता कि एक सेल डिफरेंट काम करता हो और दूसरा डिफरेंट काम करता हो और इनको इकट्ठा कर दिया जाए, तो फिर ये टिश्यू नहीं बनाएंगे। टिश्यू तब ही बनेगा जब सेम तरह के सेल्स को इकट्ठा किया जाएगा। जैसे कपड़ा बनाया जाता है उसमें सेम तरह के धागे होते हैं तो कपड़ा बनता है। ये तो नहीं होता कि कपड़ा बनाते हुए कुछ धागे लगा दिए जाएं और कुछ
वायर्स लगा दी जाएं। कपड़ा तो सिर्फ किससे बनेगा, सिर्फ धागों से बनेगा। अब आगे चलते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल वर्क इन ग्रुप्स। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल जो होते हैं ग्रुप्स में काम करते हैं। अब आ जाते हैं प्लांट टिश्यूज़। अब प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं? फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट टिश्यूज़। अब ये प्लांट्स के टिश्यूज़ की एग्जाम्पल्स हैं। अब प्लांट टिश्यूज़ हैं, फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़। ये प्लांट टिश्यूज़ की एग्जाम्पल्स हैं। अब टिश्यूज़ किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। अब कौन कौन सी हैं? एपिडर्मल टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू होता है। उसके बाद जाइलम टिश्यू, जाइलम टिश्यू होता है। फ्लोएम टिश्यू और मेसोफिल टिश्यू। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप इधर देख लें, ये दिया गया है जाइलम टिश्यू। ये कहाँ पे किस में मौजूद होता है? ये लीव्स में मौजूद होता है। उसके बाद ये स्टेम में मौजूद होता है और स्टेम में मौजूद होता है। उसके अलावा रूट्स में भी मौजूद होता है। अब इनकी शेप्स आप देख सकते हैं। ये जो है ये क्या है? एक्साइलम टिश्यू है। उसके बाद ये फ्लोएम, ये स्टेम का एक पार्ट लिया गया है, ये रूट का पार्ट लिया गया और ये लीफ का पार्ट लिया गया है। अब लीफ में भी मौजूद होता है, स्टेम में भी मौजूद होता है और रूट में भी मौजूद होता है। अब देखें ये एक्साइलम टिश्यू है, इसमें ये है और इसमें ये मौजूद है। अब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू कवर द रूट्स। ये रूट्स को कवर करता है। ये देखें आप, ये रूट्स हैं। इनको जो ऊपर वाले पार्ट को जिसने कवर किया गया है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एपिडर्मल टिश्यूज़। जो ऊपर वाली खाल जो इसकी होती है उसको क्या कहते हैं? वो किससे बना होता है? एपिडर्मल टिश्यूज से मिलकर बना होता है। एपिडर्मल टिश्यू कवर रूट्स, स्टीम। एपिडर्मल टिश्यू कवर द रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्लांट। एक पौधा जो होता है उसके ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं जिसमें तने आ जाते हैं, पत्ते आ जाते हैं और जड़ें आ जाती हैं, इनको जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसको ढांपा होता है वो क्या होता है? एपिडर्मल टिश्यू से मिलकर बना होता है। उसके बाद आता है एक्साइलम टिश्यू। एक्साइलम टिश्यू क्या होता है? कंडक्ट वाटर एंड डिजॉल्व साल्ट फ्रॉम रूट टू द लीव्स। अब ये देखें जाइलम टिश्यू कहाँ मौजूद है? ये मौजूद है। अब इसका काम क्या होता है? रूट्स। अब पानी हम कहाँ डालते हैं? प्लांट के रूट्स में डालते हैं। अब ये क्या करेगा? इधर से जो वाटर होगा और इसमें साल्ट, साल्ट सब कहाँ से लेगा? ज़मीन के अंदर जो साल्ट्स होते हैं इनको एब्जॉर्ब करेगा और इनको लीव्स तक पहुँचाएगा, मीन्स ऊपर तक पहुँचाएगा, पूरे पौधे तक फैला देगा इनको। उसके बाद आ जाता है फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू क्या होता है? कैरीज prepared food from leaves to other parts of the plant। अब इसका काम क्या होता है फ्लोएम टिश्यू का? अब जो भी खुराक बनती है वो किस में बनती है? लीव्स में बनती है। अब इसका काम ये होगा कि जब ये खुराक बन जाएगी, जो फूड इन्होंने बनाया होता है बन जाएगा, ये पूरे प्लांट तक इसको फैला देगा ताकि पौधा खुराक हासिल करके बढ़ सके। उसके बाद क्या आ जाता है? मेसोफिल टिश्यूज। अब इसका काम क्या होता है? प्रेजेंट इन लीव्स, ये लीव्स में मौजूद होता है। मेक्स फूड, खुराक बनाता है फॉर द प्लांट, पौधे के लिए। ये लीव्स यानी पत्तों में मौजूद होता है और पौधे के लिए खुराक बनाता है। अब एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने ये भी करना है। इसमें क्या दिया गया है? डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। जो स्ट्रक्चर्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स के उनके बारे में आपने बताना है। अब सबसे पहले जो ढांचे होते हैं, अब सबसे पहले स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्लांट सेल, जो प्लांट सेल का ढांचा होता है उसके बारे में बताया गया है।
अब ये एक प्लांट सेल बना हुआ है, इसके अंदर गोल्गी वेसल्स, राइबोसोम्स, स्मूथ ईआर, नो राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, रफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक और रेडिकुलम, सेल वॉल, ये तमाम आपने पढ़ा हुआ है पहले। सेल मेम्ब्रेन, गोल्गी अपरेटस, वैक्यूल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल और क्या है, साइटोप्लाज्म। अब सबसे पहले क्या होता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ प्लांट सेल। ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है प्लांट के सेल्स का, उसको इसने कवर किया होता है। इट इज़ मेड ऑफ अ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। ये एक सख्त मटेरियल से बना होता है जिसे सेलुलोज कहते हैं। द सेल वॉल सपोर्ट द सेल एंड गिव्स इट शेप। ये इनको सपोर्ट करता है और शेप देता है। ये मैंने आपको डिटेल से पहले बताया हुआ है पिछले लेक्चर्स में। उसके बाद आ जाता है सेल मेम्ब्रेन। इन प्लांट सेल्स, पौधों के जो सेल्स होते हैं, इट इज़ प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ द सेल वॉल। ये सेल वॉल के अंदर वाले हिस्से में मौजूद होती है सेल मेम्ब्रेन जो होती है। द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये अंदर वाले हिस्से और बाहर वाले हिस्से की जो मूवमेंट होती है उनको कंट्रोल करता है, जो इसमें मटेरियल्स मौजूद होते हैं। अब साइटोप्लाज्म क्या है, इट इज़ अ जेली लाइक मटेरियल। ये जेली लाइक मटेरियल होता है प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। इट कंटेन्स मैनी ऑर्गेनेल्स टीनी सेल स्ट्रक्चर। इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल्स होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। सेल फंक्शन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सेल फंक्शंस जो होता है वो किस में होता है, काम करता है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद आ जाते हैं न्यूक्लियस की जानिब। अब न्यूक्लियस क्या होता है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल। ये बहुत अहम हिस्सा होता है सेल का। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। ये तमाम सरगर्मियाँ जो होती हैं उनको कंट्रोल करता है। अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। थ्रूआउट द न्यूक्लियस, ये जो न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद होती है। मैनी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। धागा नुमा शक्ल के बहुत से क्रोमोसोम्स होते हैं जो इसमें मौजूद होते हैं, किसमें, न्यूक्लियस में। द क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दे पासिस ऑन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आ सेल टू न्यू सेल। ये जो खसूसियात होती हैं पुराने सेल्स की, उनको न्यू सेल्स, जो नए सेल्स बनते हैं, उनमें मुंतकिल करता है। अब ये मैंने आपको डिटेल से बताया था पिछले लेक्चर में, इसका कॉन्सेप्ट भी बताया था। आज हमने जस्ट इसकी रीडिंग की है। अब आपने ये क्वेश्चन भी तैयार करना है और इसको लिखना भी है। अब नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।